इसका इसका सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब आपको दिखाई भी दे रहा होगा लिखा हुआ। उसको कम कर लीजिए ना, आप में कम करने का ऑप्शन होता है। अरे हम नहीं बढ़ाए हैं भाई, हम नहीं बढ़ाए हैं। अरे वो दूसरा चीज़ था, वो अलग मेरे फ़ोन में भी रिकॉर्ड हो रहा है, उसका था वो। द्रव्यमान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बल का गुणनफल होता है, तो बल जो होता है फोर्स बराबर m इंटू ए, यानी कि आपका मास और एक्सेलरेशन। अब देखिए कौन सा है मास, द्रव्यमान और त्वरण। ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका सही आंसर हो। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो सदिश राशि कौन सी नहीं है? आयतन जो है वह आपकी सदिश राशि नहीं है। आपने अदिश राशि का एक फॉर्मूला देखा होगा, उस आर्द्रता को चाबी दो, तो उस आर्द्रता में आ जो है आ से आयतन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका। 1 किलोमीटर दूरी किसका तात्पर्य है? तो सामान्य तौर पे इसमें जो है मीटर में और सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया हुआ है, तो 1 किलो में कितने 1000 मीटर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका सही। त्वरण का पता किस सूत्र से चलता है? तो A बराबर होता है V माइनस यू बाई टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह आपका सही आंसर होगा। पिकोग्राम बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम। ऑप्शन सी जो है वह आपका सही आंसर हो जाएगा। लाइव रहेंगे तो फिर जो लिख रहे हैं ना वो लिखा नहीं पाएगा, जो लिखा जा रहा है ना वो नहीं लिखा पाएगा। चलिए करंट कितना दिखाएगा? बात तो आपकी सही है, देखते हैं कुछ करते हैं। हाँ, कॉपी में आप अपने चेक कीजिए, मेरा यहाँ रिकॉर्ड हो रहा होगा। अब मैं क्वेश्चन आपका कॉपी में जो है ना वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास 2 गोलक है ए और बी। एक गोलक को नीचे की ओर गिराता है और उसी समय गोलक बी को क्षैतिज की तरफ फेंकता है, तो उस दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा कौन सा कथन सही होगा। एक्चुअली दोनों गोलक एक साथ गिरते हैं। अगर यहाँ पर वस्तु के द्रव्यमान के बारे में चर्चा किया होता, वस्तु का द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है कि वस्तु कैसा है, मान लीजिए कि 2 पत्थर फेंका जा रहा है, ईंटा फेंका जा रहा है, उसका वेट क्या है, ऐसी कोई चर्चाएं नहीं है। हो सकता है कि एगो पंख फेंक रहा हो, वो पत्थर फेंक रहा हो, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका सही होगा। प्रश्न अपूर्ण है क्योंकि गोलकों की संहतियां नहीं दी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही।
अगर यहीं पे आपको वस्तुओं का वेट दे दिया होता तो उस दौरान जो है, या फिर वस्तुओं का टाइप दे दिया होता तो उस दौरान जो है इसका आंसर हो जाता क्या, एक साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, विमीय सूत्र m l - 1 t - 2 किसके तदनुरूप होता है? तो विमीय सूत्र m प्रणोद का होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब वहां पे लिख लीजिए m l - 1 t - 2, जो खाली जगह दिया हुआ है ना उस खाली जगह में लिख लीजिए m l - 1 t - 2, क्योंकि पावर उस समय हमको नहीं देने आता था तो खाली जगह छोड़ दिए थे। प्रमोद क्या होता है? प्रणोद एक्चुअली रॉकेट वगैरह जो चलते हैं ना वो प्रणोद के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। हाँ, m l - 1 t - 2 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को दर्शाता है? तो E = mc² जो है यह द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को बताता है। E फॉर आइंस्टीन होता है या E फॉर ऊर्जा होता है। ठीक है, m जो है यह मास को बताता है, c जो है वेग ऑफ माने वेलोसिटी ऑफ लाइट को बताता है, प्रकाश की गति को। ठीक है, कभी कभी पूछा जा सकता है या पूछा गया है कि mc² में c किसको रिप्रेजेंट करता है? तो c प्रकाश के वेग को रिप्रेजेंट करता है और m किसको करता है? तो m द्रव्यमान को, मास को करता है। ठीक है, अगला है 11 नंबर, सामान्य दूध मंथन से क्रीम किस वजह से अलग हो जाता है? तो केंद्रापसारी के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, इसके द्वारा जो है सो अलग होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, 10 किलोमीटर का मान क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका सही आंसर होगा, 10 किलोमीटर का मान। आपको आपने क्लास के दौरान सीखा था किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम, इसको करना तो उसके आधार पर यह आपको आसानी से बना सकते हैं। अगला है 13 नंबर, अपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किस कण का द्रव्यमान है? अपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान होता है। किसी कण का द्रव्यमान कैसा होता है? तो वेग में बढ़ोतरी के साथ क्या होता है? बढ़ता है। वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है द्रव्यमान उसका। ठीक है, सॉरी, घटता है। वेग में बढ़ोतरी के साथ उसका द्रव्यमान घटता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वेग में बढ़ोतरी के साथ, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। हाँ, बी नंबर। ये अपेक्षिता क्या होता है? अगला है, बताएंगे। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? दोलन और घूर्णन दोनों का नहीं है। ये जो सही आंसर होगा स्थानांतरण और घूर्णन। ठीक है, स्थानांतरण मतलब होता है कि घूमने के साथ साथ एक जगह से दूसरे जगह तक जाना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह किसका नियम है? न्यूटन का तीसरा गति नियम। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूरी की इकाई नॉटिकल माइल में प्रयोग किया जाता है। कौन सी दूरी? नौ संचालन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो संवेग आपका सदिश राशि है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है। तो रेखीय संवेग संरक्षण न्यूटन का तीसरा गति नियम। ऑप्शन नंबर सी। केवल संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है वह दूसरा गति नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत तीसरा गति नियम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी का औसत वेग प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका सही आंसर है। ऑप्शन ए। यदि किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? वेग आधा करने की बात हो रही है। होता क्या है गतिज ऊर्जा में? वेग स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा v/2 का भी होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, यानी कि जो गतिज ऊर्जा होगी वह 1/4 रह जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर, 1/4 रह जाएगी। ऑप्शन डी सही है।
अगला है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। क्या सबसे बड़ी इकाई है दूरी की? नहीं, सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पार्सेक। पार्सेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। अगला है आपका वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो समान वेग और परिवर्तित त्वरण का। ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि त्वरण अगर परिवर्तित नहीं होगा, सेम त्वरण के साथ अगर गति के साथ बढ़ता जाएगा तो गोल घूमने के दौरान आप खेत में जाएंगे। साइकिल मोड़ने के दौरान क्या होता है? हम अपने त्वरण को क्या करते हैं? घटाते हैं। अगला है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन का तीसरा गति नियम। ऑप्शन ए सही आंसर होगा आपका। अगला है किसी सहतीर के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत किसका सिद्धांत होता है? तो बेसिकली जो है सहतीर के संतुलन का सिद्धांत द्रव्यमान का सिद्धांत होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है साधारण मशीन की क्या खास बात होती है? साधारण मशीन की खास बात यह होती है कि ऑप्शन दिया हुआ है आपका चाल को बढ़ा नहीं सकती, दूसरा कार्य को बढ़ा नहीं सकती, अनुप्रयुक्त बल की दिशा को बढ़ा नहीं सकती और बल को बढ़ा नहीं सकती। तो कार्य को कभी भी यह बढ़ा नहीं सकती है। इसका कार्य जो होता है वो फिक्स होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में से क्या सोपानी परिमाण है? सोपानी परिमाण जो है वो आपका कोणीय संवेग। ऑप्शन नंबर सी जो है यह सोपानी परिमाण होता है। अगला निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिमाण है? वेक्टर परिमाण यहां पे आपको पूछा, एक मिनट, पूछ क्या रहा है कि क्या वेक्टर परिमाण है? तो गति भी आपका वेक्टर है, वेग भी आपका वेक्टर है, बल आघूर्ण भी आपका वेक्टर है और विस्थापन जो है वह आपका वेक्टर है। एक्चुअली गति जो है वह वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, वो कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ से आपको पूछना चाहिए था, गलत आंसर पूछ दिया है ना, सवाल गलत पूछा गया है कि क्या वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पूछता क्या वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गति। ठीक कर लीजिएगा उसको। अगला प्रश्न है आपका एक समान गति वाला पिंड क्या होता है? एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता। अगर त्वरित होगा तब तो सिंपल सी बात है कि वह एक समान गति में नहीं है, यानी कि इसका सही आंसर होगा त्वरित नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। एक समान वेग में होगा। अच्छा, एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होगा, या ये ऑप्शन नंबर ए सही है, त्वरित नहीं होगा। नहीं, उसको ठीक कर दिए, ए सही होगा, त्वरित नहीं होगा। तो रबर दें, मिटा लीजिए। कथी से लिखे हैं? कलम से? हाँ, तब मिटा लीजिए रबर से। लिखिए अगला है एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखा जाने वाला गेंद का पथ कैसा होगा? तो परवलयाकार होगा, परोरा जैसन होगा, यानी कि कुछ इस तरह की आकृति जो है सो बनेगी। ठीक है, हाँ सी होगा। अगला प्रश्न है आपका जब दूध से मलाई अलग की जाती है तो क्या होता है? दूध का घनत्व तो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। हाँ। अगला प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, कल ही आप पढ़े थे आयाम आवृत्ति। यहाँ जो ललक दिया हुआ है ये ललक नहीं लोलक होगा, ठीक है, और आवर्त सारणी, इसका मिलान करिए तो आवृत्ति किस में जाएगा? आवृत्ति का मतलब डिफिनेशन क्या कहता है? इकाई समय में दोलन, यानी कि बट आवृत्ति जो है इकाई समय में दोलन, यानी कि ए जो है एक नंबर को मिलान करेगा। दूसरा है आयाम। आयाम क्या बताता है? एक साम्य अवस्था से किसी भी वस्तु के अधिकतम विस्थापन को, यानी कि एम्पलीट्यूड, यह क्या बताता है? तो यह आपका 4 नंबर चला जाएगा। तीसरा है लोलक। लोलक क्या बताता है? ऐसी युक्ति जिसमें धागे के सिरे पर भार झूल रहा हो, यानी कि 2 चला जाएगा। और आवर्त सारणी के लिए बच गया क्या? परमाणु संख्या के क्रम से रासायनिक तत्व, यानी कि 3 चला जाएगा डी का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। क्या नहीं है समय का मात्रक?
प्रकाश वर्ष नहीं है, क्योंकि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? लाइट का। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। अगला पार्सेक इकाई है, किसकी इकाई है पार्सेक? ऑप्शन नंबर ए सही, दूरी का। अगला प्रश्न है ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है वह ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई जो है वह क्यूरी है। ऑप्शन ए आपका जो है सही आंसर होगा। दाब का मात्रक है, क्या है दाब का मात्रक? पास्कल है। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल ना, तो ये सही मात्रक आपका पास्कल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका? ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर है। अच्छा, कैंडेला जो है मूल मात्रक है या व्युत्पन्न मात्रक? मूल मात्रक है। मूल मात्रक है। अगला जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई जूल है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? कैलोरी में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही आंसर है। अगला विद्युत ऊर्जा की इकाई है एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर जो है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है। अगला है डेसिबल किसे मापने में प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। अगला है एम्पियर क्या मापने में प्रयोग में लाया जाता है? तो करंट को मापने में प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रतिरोध जो है उसको मापने के लिए ओम इस्तेमाल होता है, एम्पियर को मापने के लिए करंट। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑप्शन सी नहीं है? नहीं, इसमें ऑप्शन ही कोई नहीं है। अच्छा, उसमें वही हमने बताया कि पावर ओवर नहीं देने आता था हमको, बटा में नहीं लिखने आता था तो छोड़ दिए थे। तो इसका आंसर लिख लीजिए, ऑप्शन नहीं तो आंसर लिखिए। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। सामान्य तौर पे यंग प्रत्यास्था गुणांक और दाब के लिए मैंने नोट में लिखवाया था कि यंग प्रत्यास्था गुणांक और दाब का मात्रक और विमा एक जैसा होता है। पीछे आपने तो क्या देखा था? बल का देखा था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका भी हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो बल और दाब का समान विमीय सूत्र नहीं होता है। बहुत बढ़िया। अगला है एक खगोलीय इकाई संबंधित है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को कहते हैं ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रक है? वेक्टर मात्रक है। संवेग भी है, वेग भी है, कोणीय वेग भी है, द्रव्यमान नहीं है। तो इसका आंसर होगा नहीं है। सवाल होगा नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर मात्रक नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान। अगला है अदिश राशि है। ऊर्जा जो है यह आपकी अदिश राशि है। बहुत बढ़िया, होशियार हैं आप लोग। कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि कौन सी है? तो संवेग सदिश राशि है, बाकी सब अदिश है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आयतन आपकी सदिश राशि नहीं है, इसका मतलब है कि यह अदिश राशि है ना। चलिए 50 सवाल आपके हो गए, ठीक है। 51 क्या बोल रहा है? यह बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? तो वेग जो है यह आपकी सदिश राशि है। ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। सही हो रहा है कि नहीं आप लोगों का? बहुत बढ़िया। अगला है निम्नलिखित में से एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। तो द्रव्यमान जो है व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, क्योंकि यह मूल है, यानी कि फंडामेंटल परिमाण है ना।
अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो अभी पीछे भी देखे थे, एक बार और देख लीजिए। सामान्य तौर पे होता है संवेग का एम भी और वेग का होता है भी। एम भी से भी कट जाएगा, बचेगा केवल एम। एम फॉर मास यानी कि द्रव्यमान। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला है, विमा किसके अनुरूप है? तो विमा जो है, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि विमा कौन सा? विमा तो दिया नहीं है, तो चलिए विमा थोड़ा सा लिख लीजिए कौन सा विमा है। विमा जो है वह है MLT-2। MLT-2। MLT-2, ठीक है। तो MLT-2 जो है, इनमें से किसकी विमा है? कार्य की है, बल की नहीं जी, बल की है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका त्वरण दोगुना होगा, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, भार दोगुना हो जाएगा, क्या होगा? तो सामान्य तौर पे वेग को दोगुना किया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? हाफ mv², यानी कि v को आप दोगुना कर रहे हैं तो 2 दूनी 4, यानी कि आपकी गतिज ऊर्जा जो है वह 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। यह क्या है? यह न्यूटन का प्रथम गति नियम होगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसी को हम लोग कौन सा नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसके अलावा गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। डी, गैलीलियो के विषय संबंधित नियम। हाँ, बहुत बढ़िया। डी नंबर भी तो सही होगा भाई, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों सही होगा, क्योंकि न्यूटन का प्रथम गति नियम भी और गैलीलियो का नियम भी। अगला प्रश्न है आपका, किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। बहुत बढ़िया। अगला, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम, पीछे अभी देखे आपने। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा। अगला, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह आपका सही आंसर होगा। अगला है, अश्व। अश्व माने होता है घोड़ा। यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? कौन सा जड़त्व? विराम जड़त्व। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ध्यान रखिएगा, घोड़ा चल दिया है लेकिन घोड़ा पर जो बैठा है व्यक्ति वो अभी बैठले है, बस वह जो है सो पीछे की तरफ गिरने की स्थिति में आ जाता है। विश्राम है, अच्छा उसको विराम कर लीजिए, विराम जड़त्व। खुद से टाइपिंग करते थोड़ा सा समझ ही रहे हैं, अभी सीख रहे हैं टाइपिंग हम। अभी सीख रहे हैं, 80-85 की स्पीड है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्रिकेट का खिलाड़ी तेज आती गेंद को क्यों अपने हाथ पीछे खींचकर पकड़ता है? ताकि बल विश्राम की स्थिति में आ जाए। ऑप्शन नंबर, हाँ यहाँ पे भी विराम हो जाएगा, विराम होगा, बल विराम की स्थिति में आ जाए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगला है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? न्यूटन की गति का पहला नियम, यानी गति का पहला नियम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसमें से जो धूल है वो किसके कारण झड़ेंगे? कौन से जड़त्व के कारण? वो विराम जड़त्व ही था। विराम जड़त्व के कारण झड़ जाएंगे। आप सुनते होंगे कभी कभी गार्जियन खिसिया तो बबुआ तो गर्दा झाड़ दे, समझे? माने आप गति में आ जाइएगा, आपका गर्दा सारा निकाल देंगे। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे घर्षण कम होता है। क्यों?
क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? घर्षण की कमी के कारण। घर्षण की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों का तो पढ़ने के बाद पूरा सही हो रहा होगा ना, बड़ा मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वाह इतना सही हुआ है। जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा स्थितिज ऊर्जा। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है क्या? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी, पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आप पहली बार गद्दा पे बैठे हुए हैं ना, तो आदमी बैठ बैठ के देखता है, बड़ा मजा आता है, मतलब हम लोग वहीं पे मजा काट लेते हैं ना। अगला, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? खींचा हुआ धनुष में। हाँ, चलती हुई बस में, चलती हुई गोली में है, बहता हुआ पानी में है, चलता हुआ हथौड़ा में। गतिज ऊर्जा आपने डिफिनेशन क्या पढ़ा था कि गति के कारण जिसमें ऊर्जा है। तो खींचा हुआ धनुष जो है वो रुका हुआ है, अगर धनुष छोड़ दिया गया होता तो फिर उसमें गतिज ऊर्जा होती। तो खींचा हुआ धनुष जो है इसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्वाकर्षण आधार के अंदर वो बना रहे। वह इसलिए झुकता है ताकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र आधार के अंदर बना रहे। ठीक है, इसलिए झुकता है वो। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है। आगे की ओर। तो वह अंदर की ओर झुकता है। वह जो है रोड उसको बाहर की तरफ फेंकता है, वह अंदर की तरफ झुकता है। अगर बाहर की तरफ झुक जाएगा तो चाचा खेत में। ठीक है, तो वह अंदर की तरफ झुकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस बल के कारण बाहर निकलता है? अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? एक्चुअली मैंने अभी आपको लिफ्ट नहीं पढ़ाया है, इसलिए इसका आंसर आप गलत बताइएगा, हमको पता है। आज जो टॉपिक चलेगा अगर टाइम मिला पढ़ाएंगे हम लोग, तो लिफ्ट जरूर पढ़ेंगे हम लोग। एक्चुअली जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर की तरफ जाती है तब उसको उसका भार बढ़ा हुआ महसूस होता है, लेकिन जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे की तरफ आती है तो उसका भार जो है ना घटा हुआ महसूस होता है। कभी आपको टावर झूला होता है उस पर घूम के देखिए। हम अभी फिजिक्स जब पढ़ाना शुरू किए थे ना तो ये चीज़ तो पढ़े थे, लेकिन हम एक बार फील करना चाहते थे। मेरे गांव में एक टावर झूला लगा, ऊपर का वाला झूला होता है, उसमें हम सोचे चलिए प्रैक्टिकल थोड़ा सा करके देखा जाए। गए, बैठ गए, ऊपर जा रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। जैसे नीचे आता था लगता था ये प्राण निकल जाएगा, लेकिन हम तो चूंकि फिजिक्स पढ़े हुए थे तो हमको पता था कि अच्छा ये तो बस केवल एक आभासी बल है, ऐसा हो थोड़ी रहा है। लेकिन हम सोचते थे अगली बार नहीं ऐसा होने देंगे। अगली बार फिर नीचे आता था, फिर लगता था कलेजा मुंह को आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपको जो है जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही हो तो भार बढ़ा हुआ महसूस होगा, जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे आएगी लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे आएगी तो भार घटा हुआ महसूस होगा। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, लिफ्ट त्वरण के साथ त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। एक बार और बना चुके हैं इसको आप। अगला, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? लंबाई बढ़ जाती है। क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण वो जो है उनका समय बढ़ जाता है और हमको सुस्त मालूम पड़ते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसके आवर्तकाल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद होगा आपने कल ही देखा था शायद, लोलक का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? 2π√L/g। नहीं, और लंबाई क्या किया गया? 4%, तो रूट से बाहर निकलेगा तो 2%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए
तो लोलक के घूमने की लंबाई क्या हो जाएगी, वही सेम बात है, 2 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, बी बॉल। अगला है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी। तो लोलक को जब चंद्रमा पर हम लेकर के जाएंगे तो उसकी समय अवधि जो है वह क्या हो जाएगी, समय अवधि, लोलक को चंद्रमा पर लेकर के जाएंगे तो समय अवधि क्या हो जाएगी, समय अवधि बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, क्योंकि चंद्रमा जो होता है उस पर वायुमंडल का अभाव है, उष्मा ज्यादा होता है, गर्मी ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, हाँ बढ़ेगी। अगला है एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। हमने कल ही जो है सो एक प्रैक्टिकल आपको बताया हुआ था, आपका हो जाएगा p²/2m। ठीक है, अगर मान ली कि आपको ये कैसे आया देखना है तो पीछे जो लेक्चर डाले गए हैं उसमें आपको बनाया गया है, आप वहां से जाके समझ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, 78 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अब ठीक है, चलिए अगला है 79। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद कहाँ गिरेगी, उसके हाथ में। लेकिन यदि गाड़ी त्वरित होती तो गेंद कहाँ गिरता, उसके पीछे गिरता। गेंद अगर एक समान गति से चल रही है और उसके फेंकने के साथ ही गेंद गाड़ी स्लो हो जाए तो गेंद कहाँ गिरेगा, उसके आगे। ठीक है, यहां पे आंसर हो जाएगा उसके हाथ में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला है एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल में मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट पर ला सकता है। तो न्यूटन का तृतीय गति नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट पर ला सकता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या है, घर्षण को कम करना, घर्षण को कम करना। कौन सा ऑप्शन सही है, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण बदलना गलत है, घर्षण को बढ़ाना गलत है। ऑप्शन सी क्षैतिज घर्षण को गतिज घर्षण बदलना मात्र सुविधा के लिए, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 82। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गिराया जाता है। 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा। तो आपने गति का नियम देखा था जिसमें आपने देखा था v इज इक्वल टू u प्लस अब नीचे आ रहा है तो gt हो जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो यहाँ पे u तो आपका 0 हो गया, g दिया है 9.8 मीटर, 3 दिया हुआ है आपका, t दिया हुआ है 3 सेकेंड, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 29.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। इसमें स्क्वायर रहेगा, बिल्कुल रहेगा, सॉरी वेग बोल रहा ना, केवल सेकेंड होगा, 29.4 मीटर पर सेकेंड। अगला है शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य होता है। केजी मीटर स्क्वायर सेकंड का -3 माइनस सेकेंड स्क्वायर या माइनस सेकेंड क्यू, हाँ माइनस सेकेंड क्यू। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, माइनस सेकेंड क्यू, क्योंकि शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है ऊर्जा या शक्ति बटा कार्य बटा सेकेंड, कार्य बटा समय अंतराल। ठीक है, तो कार्य का तो ऑलरेडी सेकेंड स्क्वायर है और समय अंतराल एक और जाके उसमें माइनस हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यू। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या हो जाएगा। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन नंबर वही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, अगला है पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी किसी भी वस्तु को पृथ्वी के ग्रेविटी को पार करके निकल जाना है तो उसको कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से चलना होगा, तब ये बाहर जा सकता है। अगर इससे कम उसकी स्पीड होगी तो फिर पृथ्वी की ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच लेगी। और रॉकेट जब भी लॉन्च किए जाते हैं या कोई भी अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में जिसको भेजना होता है, लॉन्च किया जाता है, तो उसकी गति जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा की होती है। कौन सा वेग,
पलायन वेग, वो तो लिखा हुआ है ना सवाल में। अगला है क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव। जल का बहाव मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आज सामान्य तौर पे आप देखते होंगे जब बाढ़ वगैरह आता है तो बाढ़ के दौरान एक शब्द का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है कि फलाने नदी ने इतना क्यूसेक पानी छोड़ा है और यह इतने क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है, यानी कि इतने क्षेत्रों में बाढ़ का कारण बन सकती है। तो जल के बहाव को हम लोग क्यूसेक में मापते हैं। अगला प्रश्न है, एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है कहां से? तो उसको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से, पृथ्वी द्वारा। बी नंबर जो है आपका सही आंसर होगा। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसको यह गति प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से, यहाँ पे रूप होगा, से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, अपने हाथों को बाहर की तरफ क्या करना चाहिए? फैला देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला है 54 किलोमीटर प्रति घंटा का मान होगा। तो अब देखिए यहाँ पे मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 54 है, 54 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। ऊपर किलोमीटर है यानी कि 1000 मीटर में चेंज करना है ना। नीचे घंटा है तो 60 गुने 60, 15 जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक है। और ये आप काटिएगा 6 से 9 छक 54 कटेगा, और 3 से 2 मरतबे ये कटेगा आपका 3 मरतबे, और 2 से 10 कटेगा 5 मरतबे, यानी कि 5 तिहाई 15 मीटर पर सेकेंड आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। या फिर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 54 में 5/18 से गुना कर सकते हैं, ठीक है। और 5/18 आप 1000/60 गुने 60 जब कीजिएगा ना तो उसको काटिएगा तो 5/18 आता है। वही चीज मैंने आपको बताया है, उससे भी आप निकाल सकते थे। अगला है, न्यूटन मीटर मात्रक है। ऊर्जा का। अरे बल का मात्रक केवल न्यूटन होता है। आपसे पूछा जाए न्यूटन मीटर मात्रक है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 91, एक पिंड का संवेग एक सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला, धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं। धक्का सह माने जिसको धक्का वगैरह मारा जाता हो। क्यों स्टील के बनाए जाते हैं? क्योंकि स्टील जो है वह सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ होता है, ठीक है। जिसके कारण स्टील को अगर हम धक्का देते हैं तो फिर से वह अपनी स्थिति में, अपने प्रेजेंट की स्थिति में, वर्तमान स्थिति में आ जाएगा आसानी से। प्रत्यास्थ मतलब इलास्टिसिटी उसमें सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। जिसके कारण जो है वह स्टील का बनाया जाता है। तो देख लीजिए उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये किसी से बना था कि नहीं बना था। कैसे बना होगा, हम तो पढ़ाए नहीं अभी प्रत्यास्थता। अगला, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला है, एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटे, एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी जो स्पीड होगी वह मीटर प्रति सेकंड में क्या हो जाएगी? तो बस वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो न्यूटन मीटर जो है बल की नहीं है भाई, बल की नहीं है, बल का न्यूटन होता है केवल। इतना आसान सा सवाल, इसको भी दोबारा यूज हो रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि, देखिए इसका ऑप्शन कितना मजेदार दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दे रहा है कि दौड़ने से छलांग लगाना आसान हो जाता है। दूसरा दे रहा है इससे उसका शरीर गर्म हो जाएगा। अरे तो गर्म होगा तो थकियो ना जाएगा, तो दौड़ेगा कैसे? तीसरा है, छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता जिसको उसको ज्यादा दूरी तय करने में क्या करेगी? मदद करेगी। तो सी नंबर आपका जो है सो सही आंसर होगा। और चौथा बता रहा है कि छलांग लगाते समय वह फिसलता नहीं है। बताइए तो दौड़ेगा तो जल्द पक्का फिसलेगा नहीं, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कोणीय संवेग जो होता है इसका विमा जो होता है वो होता है m l 2 t -1।
और रेखीय संवेग जो होता है इसका विमा होता है m l t माइनस 1। तो m से m आपका कट गया यानी कि m हो गया 0, t1 माइनस 1 से t माइनस 1 कट गया यानी कि t हो गया आपका 0, और l नीचे है ऊपर जब जाएगा तो घट जाएगा यानी कि l का पावर केवल बचेगा 1, यानी कि इसका विमा हो जाएगा आपका m0 l1 t0। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, क्रिया एवं अभिक्रिया। क्रिया एवं अभिक्रिया क्या होते हैं? तो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं ना, एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विरुद्ध दिशाएं रखते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। जैसे जनरली आप किसी से पूछिए, है तोर नाम कथी है, तो वो बोलेगा हम नाम है, उससे पूछिए आपका नाम क्या है, तो बोलेगा मेरा नाम ये है। जैसा आप उससे बोलिएगा ना उस तरह से आपको रिएक्शन आएगा। आप एक चाटा मार के देखिए दीवार पर, बगल में दीवार है, मार के देखिए, आपको भी दीवार जो है उतना ही चाटा मारेगा। तो आप जो है जिस दिशा में मारे उसके जस्ट अपोजिट दिशा में उसने आपको चाटा मारा है। ठीक है, तो ये हमेशा विपरीत दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? तो देखिए सामान्य तौर पे अभी आप लोग पैराबोला नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है, परवलय आकार मैंने आपको मोशन नहीं पढ़ाया है, जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए कि सामान्य तौर पे हमको अगर अधिक दूर किसी वस्तु को फेंकना है क्षैतिज में ऐसे, तो उस दौरान हमारी जो एंगल होनी चाहिए वो 45 डिग्री की होनी चाहिए। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। पैराबोला जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो। अगला है, एंगस्ट्रम क्या मापता है? एंगस्ट्रम जो है तरंग दैर्ध्य को मापता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। एक एंगस्ट्रम का में कितना मीटर? 10 to the power minus 10। हाँ, 10 to the power minus 10 मीटर होता है, याद रखिएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? गुरुत्व बल। क्षयकारीय बल माने होता है जो समाप्त होता है, खत्म हो जाता है। तो गुरुत्व बल जो है यह क्षयकारीय बल है। जब आप पृथ्वी के सतह पर होंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब जीरो हो जाता, आप चल जाइए इसके केंद्र पे तो भी क्या हो जाएगा? यह आपका शून्य हो जाएगा। हाँ, ए नंबर। अगला प्रश्न है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी तय करे? तो वही क्षैतिज से 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। आप देखते होंगे कभी कभी क्रिकेट के मैदान में बताया जाता है कि इन्होंने इतने मीटर लंबा छक्का मारा है, यानी कि जितना ज्यादा 45 डिग्री के एंगल के पास का जो है सो एंगल से वो मारेंगे उतना ही ज्यादा दूरी जाएगा। लेकिन जैसे ही वो 45 डिग्री से ऊपर की तरफ एंगल बढ़ेगा, बस बॉल ऊपर चला जाएगा, पता चलेगा फील्डे में गिर गया, बस कैच कर लिया खिलाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न है आपका, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का। हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा। अगला है, गति का अध्ययन कहलाता है? काइनेमैटिक्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लक्स किसकी इकाई है? प्रदीप की। लक्स, अभी लक्स मीटर से क्या मापे थे हम लोग? उजाला को मापते थे ना, चमक को। तो प्रदीप्त का मतलब चमक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है? देखिए 10 का पावर माइनस 9 मीटर होता है। ठीक है, यहाँ माइनस 9 मीटर दिया है? नहीं दिया है, सेंटीमीटर में आपका आंसर दिया हुआ है। तो उस समय क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन कोई सही नहीं है, लेकिन इसमें -9 आपका बी नंबर, इसको अगर 1 मीटर को काट दीजिएगा तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होता है 10 का पावर -9 मीटर। लिख लीजिए बगल में, चूंकि ऑप्शन में आपके गलत है शायद। 10 का पावर -9 मीटर। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर बदल लेंगे तो 10 का पावर -7 हो जाएगा। हाँ। अगला है, FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है? पाउंड। द्रव्यमान की पौंड होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पाउंड। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर का। पौंड नहीं, पौंड माने तालाब हो जाएगा, पाउंड। अगला प्रश्न आपका 108, न्यूटन के गति के कितने गति नियम है? न्यूटन के 3 गो गति नियम है। आइए हम पीछे एक और सवाल जिसको हम गलत बोले हैं ना, ये गलत ऑप्शन नहीं है, सही ऑप्शन है। अब कहीं कैसे सही ऑप्शन है इसको समझिए थोड़ा सा।
जनरली हमने आपको बताया कि 10 का पावर -9 क्या होता है, मीटर होता है। लेकिन जब सेंटीमीटर में आप चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में जनरली बढ़ता है तो +2 इसमें ऐड हो जाएगा। तो +2 जैसे ही ऐड कीजिएगा तो -9 में +2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7। -7 ना होगा जी। तो 10 के पावर -7 सेंटीमीटर, यानी कि इसका ऑप्शन सही, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, गलत नहीं है ऑप्शन। हाँ, डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, यदि एक पेंडुलम में दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी, क्या हो जाएगी, घड़ी जो है वह सुस्त पड़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल अभी आया। एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग वेग v1 से यात्रा करता है तथा शेष भाग वेग v2 से यात्रा करता है, तब उस पिंड की औसत वेग क्या हो जाएगी। अब एक चीज यहां पर समझिए, एक बात समझिए, यहां पे क्या होगा इसका आंसर, 2 × v1 v2 by v1 + v2। हाँ सही आप बोल रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे। एक्चुअली होगा क्या, बोल रहा है कि कोई एक डिस्टेंस दिया हुआ है जिसको 2 टर्म में पार करता है। तो टोटल डिस्टेंस अगर 1 मान लेते हैं तो पहला दूरी वह 1/v1 में पार करता है, नहीं प्लस करेंगे क्योंकि टोटल दूरी हमको देखना है। दूसरी दूरी यानी कि वही 1 का जो आधा बच गया उसको वह किस में पार करता है, v2 में पार करता है। तो आपसे औसत वेग पूछा जाए तो औसत वेग हमेशा बटा 2, ठीक है। अब आप बटा पर का जोड़ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, v1 × v2 हो जाएगा आपका v1 v2 बटा में आपका 2 है, ऊपर v1 + v2 हो गया। अब जब इसको 2 के नीचे नहीं कुछ है तो 1 है। अब जब इसको आप लेकर के आइएगा, एक को सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर लेके चले जाएंगे, ऊपर वाले को नीचे लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा 2v1 v2 by v1 + v2, ठीक है। यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। ये वाला क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी से भी बन जाएगा। हाँ, एवरेज वेलोसिटी से ही बनेगा ये, ठीक है। ये शायद लास्ट सवाल था क्या जी, ओके। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे, अगला टॉपिक जब पढ़ा दिया जाएगा तो उसके सवाल के साथ हम लोग